हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ विजन आईएएस की पीटी 365 2022 की इन्वायरमेंट की मैगजीन का एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहला हेड टॉपिक रहेगा क्लाइमेट चेंज का, और उसके अंदर पहला सब टॉपिक कहता है ग्लोबल सिनेरियो। तो जानते हैं इसके अंदर पहली न्यूज, जो कि है आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। क्यों रही है खबरों में, थोड़ा समझते हैं। तो हुआ क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली रिलीज करी अपनी रिपोर्ट वर्किंग ग्रुप 1 ऑफ द 6th असेसमेंट रिपोर्ट को लेके। और ये जो रिपोर्ट है ना इनकी वर्किंग ग्रुप 1 की ऑफ द 6th असेसमेंट रिपोर्ट, इसका टाइटल है AR6 क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। तो अब हम रिपोर्ट के बारे में तो आगे समझेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज है, ये आईपीसीसी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, शुरुआत की बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत हुई, जिसे बनाया गया 1988 में। किसने बनाया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। उद्देश्य ये है कि भाई यहाँ पे जो सरकार है उनको प्रोवाइड करना हर एक लेवल पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जिसका वो लोग यूज कर सके क्लाइमेट पॉलिसीज को बनाने में। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिल जाएगा। मेंबरशिप में 195 कंट्रीज आती हैं, जिसमें इंडिया भी इसका एक मेंबर है। अब कुछ की इंफॉर्मेशन समझिए। 2007 की बात है जब आईपीसीसी और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ऑल गोर ने यहाँ पे इनको जॉइंटली अवार्ड किया था द नोबेल पीस प्राइज इनके एफर्ट्स के लिए, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर बिल्डअप किया, इंफॉर्मेशन भारी मात्रा में पहुंचाई मैन मेड क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में, और साथ में फाउंडेशंस भी रखे फॉर द मेजर्स जिनकी जरूरत थी ऐसे चेंज को काउंटरैक्ट करने के लिए। ना, तो ऑब्वियसली बात है क्लाइमेट चेंज को लेकर इन्होंने एफर्ट्स दिखाए तो इनको ये प्राइज मिला। तो अब हम जो रिपोर्ट रिलीज हुई है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आईपीसीसी ने प्रिपेयर करी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट अबाउट द स्टेट ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड सोशियो इकोनॉमिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में इसका इम्पैक्ट क्या है और फ्यूचर रिस्क क्या है और ऑप्शंस क्या है रिड्यूस करने के लिए रेट को, जिस रेट से क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है। अभी तक कुछ 5 असेसमेंट रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया गया है। इसमें से जो पहली है वो 1990 में रिलीज हुई थी, 1990 में रिलीज हुई थी। अभी जो AR6 है, इसे ये अपडेट होगी ऑफ द AR5 रिलीज जो हुई थी 2013 में, 2013 में। अब वहां पे समझ लो उसी का अपडेट ये AR6 है। तो अब बात आती है AR5 में जो रिपोर्ट निकली थी 2013 में, तो उसके बाद से क्या इंप्रूवमेंट्स रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला, इंप्रूवमेंट्स इन ऑब्जर्वेशन बेस्ड एस्टिमेट्स और इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम पैलियो क्लाइमेट वो जो बहुत पहले पैलियोलिथिक एज के टाइम पे जो क्लाइमेट थी, तो उस समय की जो चीजें हैं उनसे अगर हम देखें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हमें प्रोवाइड होता है हर एक कंपोनेंट का क्लाइमेट सिस्टम के, और इसका जो चेंजेस आया है अभी तक वहां तक। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट इन ऑब्जर्वेशन बेस्ड एस्टिमेट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैलियो क्लाइमेट आर्काइव्स प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम एंड इट्स चेंजेस टू डेट। दूसरी बात, न्यू क्लाइमेट मॉडल सिमुलेशंस, न्यू एनालिसिस और जो मेथड्स हैं कंबाइन करने के लिए मल्टीपल लाइंस ऑफ एविडेंस को टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन वाइडर रेंज ऑफ क्लाइमेट वेरिएबल्स, जिसमें कि वेदर और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स भी आते हैं। अब क्या फाइंड करा है, की फाइंडिंग क्या है, थोड़ा सा हम इस बारे में समझते हैं। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन देखेंगे और रिलेटेड डेटा और स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। अभी समझिए यहाँ पे अभी करंट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट क्या चल रहा है। ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत जबरदस्त, इनकी हरकतों की वजह से इंसानों की बहुत बुरी तरह से एटमॉस्फेयर गर्म हो चुका है, ओशन गर्म हो चुके हैं, लैंड गर्म हो चुका है, और ऑब्जर्व्ड इंक्रीजेस इन वेल मिक्स्ड ग्रीन हाउस गैस बढ़ी है।
उसके कंसंट्रेशंस बढ़े हैं 1750 के बाद, और एंड आर unequivocally caused by human activities। ये सारा कुछ हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ह्यूमन इन्फ्लुएंस आप लिंक कर सकते हो इतनी भारी मात्रा में जो बदलाव आ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, ओशन के अंदर, क्रायोस्फेयर, बायोस्फेयर, हर जगह पे ग्लोबल रिट्रीट हो रही है। अब ग्लेशियर्स देखिए पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं अपर ओशन रीजन्स में, प्रेसिपिटेशन में बदलाव देखने को मिल रहा है, नियर सरफेस ओशन सैलिनिटी बढ़ रही है, सॉल्ट बढ़ रहा है, ग्लोबल एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है सरफेस ओपन ओशन का, और नॉर्थ हेमिस्फेयर में स्प्रिंग स्नो कवर भी कम हो रहा है। ये हम आए दिन इन सब चीजों को सुनते रहते हैं। अब यहाँ देखिए जो सेकंड वाला इसका हिस्सा है जो डेटा रिलेटेड और स्टैटिस्टिक्स है, तो ये देखते जाइए। इसी के साथ साथ का था, मैंने एक साथ सबको एक्सप्लेन कर दिया। तो ग्लोबल का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 1.09 डिग्री सेंटीग्रेड हायर सेल्सियस हायर रहा इन 2011 टू 20 दैन 1850 से 1900 वाले लेवल से, विद लार्जर इंक्रीजेस ओवर लैंड, जिसमें 1.59 डिग्री सेल्सियस बढ़ने को देखा, देन द ओशन, ओशन में ये 0.88 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और अगर हम देखें पिछले 40 साल में तो ये बहुत गर्म हुआ है देन डिकेड दैट प्रिसाइडेड सिंस 1850। तो आप समझिए जितना उतने मतलब दसियों सालों में नहीं हुआ उतना सिर्फ ये 40 सालों में इधर इतना बढ़ गया है ना। तो मतलब जितना हम देख रहे हैं ना, each of the last 4 decades has been successively warmer than any decade that preceded since 1850। अब यहाँ पे देखिए ह्यूमन कॉज ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ा है। 1850 से 1900 में अगर आप कंपेयर करें 2010 से 19 के बीच में, तो माना गया है कि ये 1.07 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। जब से ये सब इंडस्ट्रीज ये वो, अब जब देश आजाद हुए तो सबने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज और लगाई, तो ये भाई कॉज तो कर रहा है, हार्मफुल है ये फॉर द एटमॉस्फेयर। अब आर्टिक सी राइस एरिया भी कम हुआ है करीब 40% सितंबर में और 10% मार्च के अंदर, इन बिटवीन 1979 1988, और मतलब 10 साल इधर के ले लीजिए और 2010 से 2019 ये लीजिए आप बाकी के 10 साल। ठीक है, तो ग्लोबल मीन सी लेवल भी बढ़ा है बाय 0.20 मीटर बिटवीन 1901 से और आपका 2018 में। अगर आप देखो, अगर इस हिसाब से क्लाइमेट जोन में शिफ्ट हुई है poleward in both hemisphere, and the growing region has on average lengthened by up to 2 days per decade since 1950s in the northern hemisphere extra tropics। तो ये कुछ बातें हैं और जो हम रोज सुनते हैं लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, इंडिविजुअल लेवल पे सब ध्यान दीजिए इस पे। अच्छा, स्केल क्या है रीसेंट चेंजेस का अक्रॉस द क्लाइमेट सिस्टम। अगर आप देखो तो कितने जबरदस्त है, थोड़ा समझते हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो बहुत बढ़ गया है, अनमैच्ड है फॉर एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर्स। ग्लेशियल रिट्रीट अनमैच्ड है फॉर 2000 प्लस ईयर्स। सी लेवल बढ़ रहा है, आप ऐसे कह लो कोई भी किसी भी सेंचुरी में फॉर 3000 ईयर्स तक ये हाल नहीं हुआ था जितना आज के टाइम पे हो गया है। समर आर्टिक आइस कवर स्मॉलर देन स्मॉलर है किसी भी वक्त में पिछले 1 साल में, इस समय ये हालत है। ओशन वार्मिंग बहुत तेजी में बढ़ रही है सिंस द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज, सबसे ज्यादा इस समय है। ओशन एसिडिफिकेशन हाईएस्ट लेवल पे है इन द लास्ट 26 ईयर्स। अरे 26,000 ईयर्स, मतलब हम कहाँ ही जा रहे हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी बहुत सारे हम वेदर को अफेक्ट कर रहा है। क्लाइमेट एक्सट्रीम्स का यही कारण है हर एक रीजन में पूरे ही वर्ल्ड के अंदर, और ये लिंक करा जा रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से, जैसे हीट वेव्स का आना। अभी देख लीजिए इंडिया के अंदर क्या हालत चल रही है, हैवी प्रेसिपिटेशन का होना, सूखा पड़ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का आना और वगैरह वगैरह। वैसे ही हॉट स्ट्रीम्स जैसे हीट वेव्स वगैरह ये बहुत ज्यादा आने लगी हैं, बहुत इंटेंस होने लगी हैं लैंड रीजन्स में सिंस 1950s। अगर हम देखें तो मेरीन हीट वेव्स भी अप्रोक्सीमेटली दुगनी हो गई फ्रीक्वेंसी से आ रही है 1980s के बाद से। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी हैवी प्रेसिपिटेशन इवेंट्स का भी बढ़ गया है 1950s के बाद से ओवर मोस्ट लैंड एरिया में। ट्रॉपिकल साइक्लोन भी होता जा रहा है ना, ये बढ़ा है ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। तो काफी कुछ हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ह्यूमंस की वजह से क्या हो रहा है ना, जो ह्यूमन कॉज
नेट पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग कॉजेज हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे एडिशनल एनर्जी, हीटिंग एनर्जी और ज्यादा इकट्ठा हो रही है क्लाइमेट सिस्टम के अंदर। रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है, ये जो है ना, ये मैं बात कर रही हूँ। तो रेडिएटिव फोर्सिंग ये चेंज है एनर्जी फ्लक्स में एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह होती है नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन फैक्टर्स क्लाइमेट चेंज के। पॉजिटिव अगर रेडिएटिव फोर्सिंग होती है, इसका मतलब कि जो अर्थ है वो ज्यादा इनकमिंग एनर्जी पा रहा है फ्रॉम सनलाइट देन इट रेडिएट्स टू स्पेस, मतलब आ ज्यादा रही है सनलाइट और जितनी वो रेडिएट नहीं कर रहा उससे ज्यादा आ रही है। तो अगर क्लाइमेट सिस्टम गर्म हो जाता है तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल मीन सी लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आइस वगैरह जो है वो पिघलेगी ना ऑन लैंड, थर्मल एक्सपेंशन होगा फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, तो काफी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ग्लोबल वार्मिंग अगर देखें तो 91% हीटिंग अकाउंट करती है इन द क्लाइमेट सिस्टम। विद लैंड वार्मिंग आइस लॉस होता है, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग होती है। ये सब अगर देखें तो लैंड वार्मिंग का परसेंटेज 5% है, आइस लॉस 30% है, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग 1% है, काफी कुछ है। वही जगह थर्मल एक्सपेंशन देखें तो वो 50 एक्सप्लेन करता है 50% सी लेवल राइज का ड्यूरिंग 1970 2018 के बीच में। वाइल आइस लॉस हुआ ग्लेशियर्स से, इसमें देखें तो 22%, आइस शीट्स 20% और चेंजेस इन लैंड वाटर स्टोरेज 8%। तीसरा, इक्विलिब्रियम क्लाइमेट सेंसिटिविटी, जो ग्लोबल मीन सरफेस एयर टेम्परेचर है ये बड़ा है, दैट फॉलोज अ डबलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ये एस्टिमेट करा गया है 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सारी बिल्कुल बुरी हालत चल रही है। अब दूसरी तरफ और सुनिए, ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता जाएगा अंटिल 2050 अंडर ऑल एमिशन सिनेरियोज, और टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, और 2 डिग्री सेल्सियस विल बी एक्सीडेड ड्यूरिंग 21st सेंचुरी। सुनने में ये बहुत कम लगता है, लेकिन जब धरती का पूरा टेम्परेचर इतने डिग्री से बढ़ता है ना तो ये आफत है बहुत बड़ी। अनलेस डी प्रोडक्शन, जब तक के लिए अगर भाई बहुत ही भारी मात्रा में आप अभी से ध्यान नहीं दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कम नहीं करोगे, दूसरे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम नहीं करोगे अगले कुछ दसियों साल में, और जितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी उतना ज्यादा टेम्परेचर भी बदलाव होगा, प्रेसिपिटेशन और सॉइल मॉइस्चर में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी ना दोस्तों, ये माना जा रहा है कि आगे भी बढ़ेगी, और इससे ग्लोबल वाटर साइकिल पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, अलग मतलब कभी वेरिएबल बहुत होगी, ग्लोबल मॉनसून प्रेसिपिटेशन में बहुत बदलाव आएगा, और वेट और ड्राई इवेंट्स में काफी सीवियरिटी देखने को मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का बढ़ना, ओशन और लैंड कार्बन सिंक ये लेस इफेक्टिव हो जाएंगे। देखते हैं भाई, ओशन भी बहुत भारी मात्रा में कार्बन को अपने अंदर रखे हुए है, लैंड में पेड़ भी बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कार्बन को सिंक करते हैं, और एब्जॉर्प्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कितना ही कर लेंगे, एक हद से ऊपर हो जाएगा तो वो कितना ही कर लेंगे, तो ये सब इनइफेक्टिव होता चला जाएगा। दोस्तों बहुत सारे चेंजेस पास्ट और फ्यूचर ग्रीन हाउस एमिशंस की वजह से जो होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, कोई उसमें आप वापस से सब कुछ नॉर्मल नहीं कर पाओगे, खासकर ओशन आइस शीट या ग्लोबल सी लेवल में जो बदलाव आएंगे। उसके साथ नेक्स्ट बात आएगी भाई कि क्लाइमेट इंफॉर्मेशन फॉर रिस्क असेसमेंट एंड रीजनल अडेप्टेशन। दोस्तों अलग अलग क्लाइमेट इंपैक्ट ड्राइवर्स को प्रोजेक्ट करा जा रहा है, तो जो टू चेंज इन ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विद चेंजेस बीइंग मोर वाइडस्प्रेड एट 2 डिग्री सेल्सियस, अगर आप कंपेयर करो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग से। मतलब क्लाइमेट इंपैक्ट ड्राइवर्स जो हैं ये फिजिकल क्लाइमेट सिस्टम कंडीशंस होते हैं, एग्जांपल मीन्स इवेंट्स एक्सट्रीम्स, जो अफेक्ट करते हैं एक एलिमेंट को सोसाइटी के या इकोसिस्टम के, और जितनी तेजी में ये बढ़ता है ना, गर्माहट बढ़ती है, उतना ज्यादा टेम्परेचर में बदलाव आता है, प्रेसिपिटेशन और सॉइल मॉइस्चर में बदलाव आता है। कुछ लो लाइकलीहुड आउटकम्स भी है, जैसे कि आइस शीट कोलैप्स हो सकती है, हो सकता है कि भाई
एकदम जो ओशन का जो सर्कुलेशन चेंजेस है ये एकदम रुक जाए, है ना, दिक्कतें हों, कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स हो जाएं, या आप कह लो कि इतना गर्म हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि मतलब आप समझ लो, वार्मिंग सब्सटेंशियली लार्जर देन एक्सेस, वेरी लाइकली रेंज ऑफ फ्यूचर वार्मिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट आर पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो कुछ भी हो सकता है, और सिर्फ पैसा पैसा करने से, इकोनॉमी बढ़ाने से नहीं होगा। और इन सब में सरकारें ध्यान नहीं देती है, कहती कोई बात नहीं कि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट ये दो ऐसी चीजें हैं, एक बढ़ाओगे तो एक को पीछे छूटेगा ही छूटेगा। तो अब आप बात करें अगर कि मैम हमें थोड़ा इंडिया के बारे में बताइए, यहाँ की रीजनल फाइंडिंग्स के बारे में बताइए। दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं इंडिया के अंदर देखने में, ठीक है, साउथ एशिया रीजन में। जैसे कि पहला, ये हीट वेव्स और ह्यूमन हीट स्ट्रेस और इंटेंस हो सकता है, फ्रीक्वेंट हो सकता है 21st सेंचुरी में पूरे ही साउथ एशिया में, चाहे वो एनुअल या समर मानसून, दोनों में से किसी भी मानसून का प्रेसिपिटेशन है वो बढ़ सकता है 21st सेंचुरी में। इसकी वजह से क्या होगा कि इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी भी बढ़ेगी। अब प्रेसिपिटेशन का बढ़ना और बाढ़ आ सकती है, रिवर फ्लड्स आ सकते हैं। फायर वेदर सीजन्स, ये आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से आग लग रही है, गर्मा गर्म चीजें हो रही हैं। उसके बाद जो कवर्ड एरियाज है, स्नो वॉल्यूम भाई बढ़े, ये तो कम होगी। बर्फ पिघले के ज्यादातर रीजन्स में, हिंदू कुश हिमालयाज की 21st सेंचुरी में स्नो लाइन एलिवेशंस बढ़ेंगे, ग्लेशियर वॉल्यूम्स और ज्यादा कम होते जाएंगे, है ना, और ज्यादा जो है विद ग्रेटर मास लॉस इन द हायर CO2 एमिशन सिनेरियो। इसके साथ रीजनल मीन सी लेवल बढ़ता जाएगा, और साथ में ये बहुत ज्यादा कोस्टल फ्लडिंग होगी, यहाँ पे बाढ़ आएगी, एक्सट्रीम टोटल वाटर लेवल बढ़ेगा लो लाइंग एरियाज में, और कोस्टल इरोजन होगा अलोंग द सैंडी बीचेस। तो काफी कुछ हो सकता है। तो ये तो हमने बहुत ही दर्दनाक चीजों के बारे में देखा। अब आप ये सोचते हैं कि अरे मैम हमारे करने से क्या ही होगा, नहीं, छोटी छोटी चीजों से बहुत मदद मिल सकती है। पेड़ लगाइए जो आपके हाथ में है, देखिए एफॉरेस्टेशन कैन हेल्प यू अलॉट। आप देखिए कि कोई अगर पेड़ कट रहा है फालतू में, तो आप सब आवाज उठाइए, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज आज नहीं तो बुढ़ापे तक झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, एमिशंस गैप रिपोर्ट। न्यूज में क्यों रही दोस्तों? एमिशंस गैप रिपोर्ट 2021 रिसेंटली रिलीज करी गई यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम दैट इज UNEP के द्वारा। आइए कुछ बातें रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। रिपोर्ट एक एनुअल सीरीज है जो प्रोवाइड करती है ओवरव्यू एमिशन गैप का। एमिशन गैप किस चीज का गैप? डिफरेंस बिटवीन where greenhouse emissions are projected to be in 2030 and where they should be to avoid the worst impact of climate change। मतलब कि भाई यहाँ पे गैप तो समझते हैं ना क्या होता है? गैप का मतलब होता है कि भाई बीच में किस चीज की खाली जगह हो पड़ रही है। तो ये सीधा सीधा कहती है कि जो यहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन को प्रेडिक्ट करा गया है कि इतने एमिशन 2030 तक होंगे, है ना, ऐसा हमने माना कि 2030 तक इतना जो है ग्रीन हाउस एमिट होगा, और एग्जैक्टली ये कितना होगा उस समय, मतलब कि मैं मानूं कि मैं 10 बोलूं लेकिन वो हो जाए 12, ठीक है, तो 2 का फर्क आ रहा है ना, या मैं 10 मानूं हो जाए 8, तो जो 2 का फर्क आ रहा है ना, ताकि यहाँ पे देखा जाए, ताकि जहाँ पे हम सोच रहे हैं ना कि भाई कितना होगा इस टाइम पे जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कितना ये एग्जैक्टली में होगा ये डिपेंड करता है ना। तो इसलिए हम इस चीज को ऐसा अनप्लीजेंट ना हो, अगर हम बहुत खतरनाक मान रहे हैं तो उसको हम कैसे सही कर सके, ठीक है। तो ये हो गया ये प्रॉपर जो एमिशन गैप का मतलब। तो अब हम कुछ की हाइलाइट्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ न्यू और अपडेटेड NDCs और अनाउंस्ड प्लेजेस फॉर 2030। प्रोजेक्ट करा गया है कि हम 2030 के एमिशन को कम करेंगे बाय ओनली 7.5%, जिसकी वजह से 2.7 डिग्री सेल्सियस की वार्मिंग तो होगी, मतलब ये 3 डिग्री सेल्सियस जिसे UNEP ने फोरकास्ट किया था अपनी लास्ट रिपोर्ट में, उससे तो एटलीस्ट कम है। एमिशन रिडक्शन की जरूरत है, एक 30% कट की जरूरत है अगर आपको लिमिट करना है वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक, और अगर 55% कट करोगे तो ये वार्मिंग लिमिट हो जाएगी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। तीसरा, करंट जीरो नेट टारगेट्स, ये लिमिट कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को करीब 2.2 डिग्री सेल्सियस तक बाय सेंचुरीज एंड। चौथा, रिडक्शन मीथेन एमिशन में फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल,
वेस्ट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स, ये भी मदद कर सकते हैं, है ना, कुड हेल्प क्लोज द एमिशन गैप एंड रिड्यूस द वार्मिंग इन द शॉर्ट टर्म। और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जानते हैं कि काफी ज्यादा मात्रा में 5.4% कमी देखने को मिली है ग्लोबल फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में 2020 में, क्योंकि सारी इंडस्ट्री सारा कुछ बंद था, है ना। लेकिन हाँ, उस समय इकोनॉमी का लॉस हुआ था। द स्ट्रॉन्ग रिबाउंड जो है वो एमिशंस के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा था 2021 में, और वो बढ़ा भी। ऑफ कोर्स वापस से सब कुछ चलेगा तो बढ़ेगा तो है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है द अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021, द गैदरिंग स्टॉर्म। तो जानते हैं फिलहाल न्यूज क्या है। देखिए, रिपोर्ट को रिसेंटली रिलीज करा गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा। आइए थोड़ी बातें जानते हैं, है ना, कि एक्चुअली में रिपोर्ट में क्या था और चीजें क्या है। पहले रिपोर्ट के बारे में क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, रिपोर्ट एक्सेस करती है नेशनल और ग्लोबल प्रोग्रेस को अडेप्टेशन पे। इसमें तीन सेंट्रल एलिमेंट्स अडेप्टेशन प्रोसेस के यहाँ पे कवर होते हैं। एक है प्लानिंग, दूसरा है फाइनेंसिंग, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन। अब रिपोर्ट ने क्या पता लगाया, पहला तो ये पता लगाया कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन ये बढ़ता इज इंक्रीजिंगली बीइंग एम्बेडेड इन पॉलिसी एंड प्लानिंग। ठीक है, ये तो है ये कि क्लाइमेट चेंज का जो देखा जाए कि भाई सबको ही जरूरत है ये, और पॉलिसी एंड प्लानिंग में इसको प्रॉपर डाला भी जो है गया है। करीब 79% जो कंट्रीज हैं इन्होंने अडॉप्ट करा है एटलीस्ट एक तो नेशनल लेवल अडेप्टेशन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट को, एंड ये इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2020 में ये 2020 से अगर कंपेयर करें तो ये 7% इंक्रीज मिला है इसमें। दूसरा, अडेप्टेशन कॉस्ट की बात करते हैं और फाइनेंसिंग नीड्स की बात करते हैं। तो ये दोनों डेवलपिंग कंट्रीज में ये 5 से 10 गुना ज्यादा है करंट फाइनेंस फ्लोज से। अडेप्टेशन फाइनेंस गैप जो है वो लार्जर है दैन इंडिकेटेड इन 2020 एंड बढ़ता जा रहा है ये। तीसरा, अपॉर्चुनिटी जो कोविड-19 की रिकवरी स्टिमुलस पैकेज ने प्रोवाइड करी ग्रीन और रेजिलिएंट रिकवरीज के लिए, ये अभी रियलाइज नहीं करी जा रही हैं, आर नॉट करेंटली बीइंग रियलाइज्ड। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं, रिलेटेड न्यूज है फर्स्ट मूवर्स कोलिशंस के बारे में। देखिए, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, लॉन्च करी गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें पार्टनरशिप यूएस और की थी एंड ओवर 30 और ग्लोबल बिजनेसेस भी थे। ये एक साथ लाता है ग्लोबल कंपनीज को, है ना, सप्लाई चेन्स के साथ में पूरे ही कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स में, ताकि ये इन्वेस्ट करे ये इनोवेटिव ग्रीन टेक्नोलॉजीज में और ये अवेलेबल रहे ज्यादा बड़े लेवल पे 2030 तक, ताकि नेट जीरो एमिशन हम कर सकें 2050 तक। नेट जीरो का मतलब होगा कि भाई जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाला उतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस से देश ने एब्जॉर्ब भी कर लिया, है ना। ऐसा नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही नहीं, निकलेगा बिल्कुल, लेकिन उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, आइए रिलेटेड टर्म समझते हैं। पहला है अडेप्टेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज और कम्युनिटीज का जो रिस्क होता है क्लाइमेट चेंज का उसे थोड़ा रिड्यूस करने का प्रोसेस है। कैसे? इनकी एबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा के, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके इम्पैक्ट और रेजिलिएंट रह सके। फिर आता है अडेप्टेशन गैप, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो ये आप डिफाइन कर सकते हो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली इंप्लीमेंटेड जो अडेप्टेशन था और जो सोसाइटल के सेट गोल्स थे उनके बीच का डिफरेंस। तो आप कह रहे हो ये डिटरमाइन किया जाता है लार्जली बाय प्रेफरेंसेस रिलेटेड टू टॉलरेट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट और रिफ्लेक्टिंग सोर्स लिमिटेशंस एंड कंपीटिंग प्रायोरिटीज। मोटे मोटे तौर पे समझ गए ना क्या है क्या नहीं। अब आधे बच्चे ये ना कहिएगा मैम आप तो इंग्लिश से सिर्फ हिंदी का ट्रांसलेट कर रही हैं। देखो सीधा सीधा है, इतनी बड़ी मैगजीन है, अगर कोई ये सोचेगा कि इतने सिंपल से टर्म्स को या सिंपल सी बातों को एक लाइन को 15 मिनट समझाया जाएगा, दैट विल बी वेरी टफ। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स आल्सो। तो बेसिकली ये इतना ही है कि इसे आसान शब्दों में समझाया जाए ना, क्योंकि 100 में से एक आध डिससेटिस्फाइड जरूर रहता है और वो आगे भी रहेगा। बट अगर कोई वाकई में ना समझ आने वाली चीज आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो मोटा मोटा समझ गए ये डिफरेंस है एक्चुअली इंप्लीमेंटेड जो अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन हमने यहाँ पढ़ लिया, एंड जो सोसाइटल सेट गोल्स हैं
बस इतना समझिए। फिर अडेप्टेशन कॉस्ट जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी, ये कॉस्ट होती है प्लानिंग की कॉस्ट, प्रिपेयर करने की कॉस्ट, फैसिलिटेट करने की, इम्प्लीमेंट करने की अडेप्टेशन मेजर्स को जो कॉस्ट लगती है, जैसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब थोड़ा सा ये बड़े बड़े मात्रा में हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत की बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश किया गया जून 1972 में। ये निकल के आया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 के बाद। ये काम करता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन 2030 का जो एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस करने के लिए ज्यादा रेलिवेंट इंपॉर्टेंट जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं हमारे टाइम के। इसका उद्देश्य है कि ये सेट करता है ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा को, प्रमोट करता है कोहेरेंट इंप्लीमेंटेशन इन्वायरमेंट डायमेंशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और एक अथॉरिटेटिव एडवोकेट के तौर पे काम करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नैरोबी केन्या में है। और मेंबरशिप की बात करें तो जी हाँ, इंडिया इसका मेंबर भी है और ये 193 मेंबर कंट्रीज स्टेट्स है इसके अंदर। कुछ और इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर की बात करें तो चेयरमैन, इसके जो चेयर किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। ये डिपेंड करता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 95% अपनी इनकम का, है ना, लोग अपने आप से ही देश को पैसा देते हैं। ये एडमिनिस्टर करता है या प्रोवाइड करता है सेक्रेटेरिएट फंक्शंस को ज्यादा मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट्स के लिए और दूसरी एंटिटीज के लिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं। पहली चीज साइट्स की बात करेंगे 1973 की। यह है कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। उसके बाद कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सीएमएस और बॉन कन्वेंशन 1979 का। फिर आया वेना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985 का। बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी एरे मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल 1989 का। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 का। रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade 1998 का। फिर आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutants, ये 2001 का है। और उसके बाद 2013 में आता है मीनामाता कन्वेंशन ऑन मर्करी। इसे याद रखिएगा। कुछ मेजर रिपोर्ट्स जो इसके द्वारा दी जाती हैं वो समझ लीजिएगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट देता है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ट्रिपल इमरजेंसी, कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट जिसे पब्लिश करता है यूएनईपी, बट इसमें एसोसिएशन रहता है कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट का। तो ये हमने पूरी कहानी सुनी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन का, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये न्यूज में क्यों रहा जानते हैं दोस्तों। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज करा ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन को। आइए पहले वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात जानते हैं। देखिए ओरिजिन की बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश किया गया था बाय रेटिफिकेशन ऑफ द डब्ल्यूएमओ कन्वेंशन इन 1950 में। ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द इंटरनेशनल मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत पुराना है, 1873 का है। उद्देश्य इसका क्या है, ये पूरी तरह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करता है स्टेट्स का, और बिहेवियर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का है, उनका इंटरैक्शन लैंड ओशंस के साथ में, वेदर और क्लाइमेट के साथ में, और ये प्रोड्यूस और यहाँ पे प्रोड्यूस करता है एंड रिजल्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज को। यहाँ समझिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, हो सकता है कंफ्यूज होगा। सोचा मैम उठा के सारा जो है वो ट्रांसलेट ही कर दिया मैम ने, तो नहीं। देखिए मैं बताती हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव है, ये एक डेडिकेटेड है टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जहाँ पे सारी कंट्रीज कोऑपरेट करती हैं आपस में और कोऑर्डिनेट करती हैं, सब मिलजुल के काम करती हैं। किसमें? ऑन द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का स्टेट, उसका क्या बिहेवियर है, इसका इंटरेक्शन लैंड और ओशंस के साथ में, वेदर और क्लाइमेट के साथ में जो ये प्रोड्यूस करता है, और साथ में रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबरशिप में इसकी 193 मेंबर स्टेट्स और टेरिटरीज आती हैं, और जी हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। दूसरी इंफॉर्मेशन की बात बताओ तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, इस बात को याद रखिएगा। तो अब जो हम यहाँ मेन मुद्दा पढ़ रहे थे उसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। तो बात क्या है? ग्रीन हाउस गैस
बुलेटिन के बारे में। हाइलाइट्स क्या रही? देखिए ये रहा कि कॉन्सेंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है ये पहुंचा 413.2 पार्ट्स पर मिलियन इन 2020 और ये 149% ज्यादा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। मीथेन की बात करें 262% और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो 123% है ऑफ द लेवल्स इन 1750। सोचिए कितना बढ़ता जा रहा है। 1990 से 2020 के बीच में बताऊं तो रेडिएटिव फोर्सिंग जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी थी कि वार्मिंग अफेक्ट ऑन आवर क्लाइमेट बाय लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैस, ये बढ़ा है 47% से। विद कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं बताऊं तो करीब 80% इसमें इंक्रीज देखने को मिला है CO2 का। और नंबर जो है ना ये बेस्ड है प्रॉपर मॉनिटरिंग करी गई है WMOs के ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच नेटवर्क के द्वारा। तो इतना हमने करा इसमें। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप मुझे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक वगैरह पे इन वीडियोस को पा सकते हो और काफी कुछ आपको और जगह भी मिल जाएगा जैसे PDFs वगैरह। ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज फॉलो मी एवरीवेयर टू सपोर्ट माय वर्क। यू कैन आल्सो जॉइन माय मेंबरशिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।